एक तो साइबर अटैक किया, दूसरा काइनेटिक अटैक किया, फेज 1। फेज 2 में उसने IRGC के हेडक्वार्टर्स और कुछ एयरफील्ड्स के ऊपर हमला किया है। और फेज 3 में उसने जो ईरान की 2 मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, मोदरेसा और खोजार में, और यहां पे उसने जो टारगेट हिट किए हैं वो हैं हेवी फ्यूल मिक्सर और सॉलिड फ्यूल फॉर लॉन्ग रेंज रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। खासकर फतेह 2 जैसा सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जो कि सबसे खतरनाक साबित हुआ था इजराइल के लिए 1 अक्टूबर को। उसकी प्रोडक्शन, उसके जो फ्यूल की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को हिट किया है। बड़ी वेल सिलेक्टेड टारगेट है जो कि ईरान की रिटेलिएशन की कैपेबिलिटी को खतरे में डालता है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह उस पर लगाता है। ठीक है साहब, 3 फेज में अटैक हुए, 3 घंटा एयर अटैक चला। 100 के 100 जहाज जो गए थे इजराइल के, बगैर खरोच वापस आ गए। अब ये हैरानी की बात है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ईरान के एयर डिफेंस इतने कमजोर नहीं है साहब। बवार 350 ये पेट्रियट मिसाइल बैटरी की कॉपी है अमेरिका की, जो ईरान ने खुद बनाए, 300 किलोमीटर की रेंज के हैं, और कहते हैं कि ये काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं। जो इजराइल ने जो ड्रोन भेजे डिसेप्शन रूटिंग के लिए, ठीक है साहब। और उसके अलावा S-300 हैं 200 किलोमीटर रेंज के, S-400 हैं 360 किलोमीटर रेंज के, और बाकी वो जो ट्यूब एयर डिफेंस आर्टिलरी है वो सब है, ट्रेडिशनल लीगेसी जिसको कहा जाता है, वो सब थी ईरान के पास। तो मतलब इतनी कोई कमज़ोर टारगेट नहीं थी एयर डिफेंस के लिहाज से ईरान के अंदर, लेकिन एक भी जहाज नहीं गिरा। क्यों? वजह बड़ी सिंपल है। इजराइल की एयरफोर्स ने लॉन्ग डिस्टेंस स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल्स और इवन बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, और ये उल्लेखनीय है कि वो बड़ी देर से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, और इनका इस्तेमाल, ये सीक्रेट वेपन्स थे जो उन्होंने अनलीश किए हैं। पहले अटकल लगाई जा रही थी कि क्या वो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेगा, जेरिचो 2, जेरिचो 3 मिसाइल से हमला करेगा, लेकिन वो सारे न्यूक्लियर टिप्ड हैं, वो उनकी न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए हैं, तो वो नहीं इस्तेमाल हो सकते थे। तो उसने जो इस्तेमाल किए हैं मिसाइल, वो है साहब ब्लू एरो, रॉक्स और एयर लौरा। ये 3 मिसाइल्स का एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल्स उसने इस्तेमाल किए हैं, स्टैंड ऑफ मिसाइल। और याद रहे आपको उदाहरण देने के लिए, जब भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी तो हमने स्पाइस, जो कि फ्रांस के दिए हुए स्पाइस क्रूज मिसाइल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया, जो 200-300 किलोमीटर दुश्मन की इलाके में अंदर घुस के मार कर सकते हैं। आप अपने ही इलाके से इन्हें फायर करें, प्रिसीजन अटैक ये करेंगे 200-300 किलोमीटर अंदर जाकर। इसी के झगड़े चल रहे थे कि वो यूक्रेन इजाज़त मांग रहा था इनको रूस के बरखिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, जो अमेरिका ने मना कर दी है कि नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी टारगेटिंग के लिए आपको सैटेलाइट गाइडेंस जो है वो चाहिए, GPS गाइडेंस चाहिए या दूसरे किस्म की सैटेलाइट गाइडेंस आपको ज़रूरी है। अब रहा सवाल साहब कि ये जो उसने स्टैंड ऑफ मिसाइल इस्तेमाल किए, इसके चलते वो तो रेंज के बाहर रहे ईरान की एयर डिफेंस मिसाइल्स की, एयर डिफेंस सिस्टम्स की, और उन्होंने दूर से ही प्रिसीजन स्ट्राइक की हैं और अटैक किया है। पूरी बॉम्ब डैमेज असेसमेंट हमारे पास अभी तक नहीं आई है, लेकिन कुछ कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी जो दिख गई है, जो मिल गई है ओपन डोमेन में, उससे ये जो ईरानियन रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग, जो कि सॉलिड फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स के लिए, और जो हैवी फ्यूल मिक्सर्स थे उनके, वो वहाँ के ये जो 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं जो मैंने मोदरेसा और खोजार के बताए थे, इनके ऊपर कई जो बिल्डिंग्स हैं और ख़ास स्पेसिफाइड बिल्डिंग्स वो डैमेज दिख रही। हमने भी जो बालाकोट के अंदर जो वहाँ शेड्स थे वो चुन कर उनके थ्रू फायर किया था और नुकसान काफ़ी पहुँचाया था अंदर। हमने तो फ्यूल एयर मिक्सचर का इस्तेमाल किया था, जिससे कि पर्सनल टारगेट को काफ़ी नुकसान हो सकता है।
तो ये इज़राइल ने इस्तेमाल करके बगैर खरोच के वो आ गया है। उसने डैमेज ज़रूर किया है, अब सब्सटैंशियल डैमेज है, कंप्लीट हॉर्स डी कॉम्बैट तो नहीं हुए हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि साहब हमारे तो केवल 4 एयर डिफेंस के 2 अफसर और 2 जवान मारे गए, दैट्स ऑल, पीरियड, खास नुकसान नहीं हुआ। अगर आप ऑफ रैम्प चाहते हैं, आप चाहते हैं कि साहब हमें हमला ना करना पड़े, पलटवार, तो ये एक अच्छा बहाना है। इज़राइल ने भी इसका इस्तेमाल किया था कि साहब हमारा तो कोई नुकसान हुआ नहीं, जबकि नुकसान थोड़ा बहुत हुआ था, राइट। लेकिन क्योंकि वो मिलिट्री टारगेट्स थी, आप छुपा सकते हो अपनी पब्लिक से। कोई सिविलियन टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हिट हुआ था, जो कि आप छुपा नहीं सकते कितना डैमेज हुआ है, वो दुनिया को विदित हो जाता है फटाक से। आपके लोकल लोग ही अपने मोबाइल कैमरों पर उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसको नेट पे डाल सकते हैं। तो साहब इसके चलते अब सवाल ये है कि ईरान क्या करेगा, ईरान के पास क्या ऑप्शन है। ईरान ने पहले तो कहा साहब हमारा तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ, केवल 4 बंदे हमारे मारे गए, ठीक है, और कोई सब्सटैंशियल डैमेज नहीं है। तो ये अच्छा ऑफ रैम्प है कि साहब चलो यहाँ ख़त्म करो। कहा जा रहा है इज़राइल ने हमले के पहले 2 घंटे की वार्निंग दी थी, ठीक है, और इसलिए दी थी कि वो नहीं चाहते कि अब ये एस्केलेशन का एक और दौर शुरू हो, कॉर्कस्क्रू स्पाइरल शुरू हो जाए, एस्केलेटरी स्पाइरल, कि ईरान पलटवार के जवाब में पलटवार करे, फिर इज़राइल एक और साइकिल शुरू हो जाए वार पलटवार का, जो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो ईरान क्या करेगा? ईरान के आप समझ लीजिए 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं। पहले उनको एनालाइज करें, फिर हम नेक्स्ट टेकआउट करके फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 विकल्प है कि ईरान तुरंत रिटेलिएट करे, लेकिन प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स या टोकन रिस्पॉन्स करे। तुरंत से उसको फ़ायदा क्या है? अमेरिका की इलेक्शन अभी होने वाली है, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता ऐसे फेज़ में एस्केलेशन, और शायद वो दबाव डालेगा कि भाई अब ख़त्म करो। दैट इज़ नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन है कि ईरान जो है वो वेट करे। उन्होंने भी कहा है कि हम अपने टाइम एंड चूजिंग के ऊपर अटैक करेंगे। मीन टाइम ईरान को ऑफ रैम्प देने के लिए इजराइल सीज फायर डिक्लेयर कर देता है हमास के बरखिलाफ और लेबनान में हिजबुल्लाह के बरखिलाफ, और फिर ईरान को बहाना मिल जाता है कि साहब ठीक है साहब, हम तो लड़ रहे थे बचाने के लिए हमास और हिजबुल्लाह को, अगर इजराइल को हमने मजबूर कर दिया सीज फायर करने पे, तो साहब हमको अब स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं है, हम भी लड़ाई ख़त्म चाहते हैं। दिस इज़ द बेस्ट केस ऑप्शन फॉर द वर्ल्ड, बेस्ट केस ऑप्शन। कई अखबार इसकी अटकलें लगा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है साहब कि ईरान जो है वो कुछ देर वेट करता है और फिर कहता है नहीं साहब हमारी भी इज्जत का सवाल है, हम तो साहब पलटवार करके ही छोड़ेंगे। अगर वो ऐसा करना चाहता है उसे जल्दी करना चाहिए, इलेक्शन शुरू होने के पहले करना पड़ेगा, यही विंडो है उसके पास। लेकिन मैं समझता हूं ईरान को 10 बारी सोचना पड़ेगा। अपने पहले पलटवार में इजराइल ने उनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को काफ़ी डिग्रेड कर दिया है। जो मुख्तलिफ टारगेट्स हैं, न्यूक्लियर, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर टारगेट्स, पेट्रोकेमिकल टारगेट्स, उनके जो एयर डिफेंसेस को इजराइल कह रहा है हमने अच्छा नुकसान पहुंचा दिया है, और हमने दूसरे फेज़ का रास्ता खोल दिया है। अगर आप यहाँ बस करना चाहते हो वेल एंड गुड साहब, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो फिर साहब फेज़ 2 और फेज़ 3 तैयार है, और ये हम अमेरिका के साथ करेंगे। और आपकी न्यूक्लियर टारगेट्स अब हिट होंगी, आपकी पेट्रोकेमिकल हिट होंगी, आपको भारी नुकसान पहुंचाया जाएगा, घातक नुकसान पहुंचाया जाएगा। और फिर तो साहब जो रीजनल वॉर सिनेरियो है वो इरप्ट हो ही गया। एक डूबता ईरान क्या सऊदी अरेबियन पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ पे वार करेगा, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा, पेट्रोल की प्राइसेस आसमान तक चढ़ाने की कोशिश करेगा, देखने की बात है।
वाइल्ड कार्ड सिनेरियो। सबसे खतरनाक, ईरान ने देखा है कि 3 घंटे तक इजराइल के जहाज उसके एयर स्पेस में मंडरा रहे थे, वो एक को शूट डाउन नहीं कर सका। तो क्या इससे घबराकर, इसके पहले उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज अगले अटैक में चली जाएं, विल इट बी पैनिक्ड इनटू गोइंग न्यूक्लियर? यह भी एक अटकल है, वाइल्ड कार्ड है लेकिन अटकल है जरूर है। जैसे नॉर्थ कोरिया घबरा गया था कि अमेरिका मेरे पे वार करने वाला है, उसने तो साहब एटम बॉम्ब फोड़ दिया और दर्शा दिया कि साहब ऐसा मत करना, मैं न्यूक्लियर हथियार चला दूं, आर्मागेडन कर दूं। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हैं हमारे पास। सबसे बेस्ट हमारे लिए, दुनिया के लिए रहेगा कि अगर सीज फायर डिक्लेयर कर दिया जाए, गाजा में, लेबनान में ऑफ रैंप दे दिया जाए ईरान को कि अपनी इज्जत बरकरार रखते हुए वो भी अगली कार्रवाई ना करे, वो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो है। वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आप इतना ईरान को पैनिक करें कि वो न्यूक्लियर चला जाए या वो पलटवार करे, जिससे एस्केलेटरी स्पाइरल शुरू हो जाए। और इलेक्शन तो अगर पहले हो जाता है तो कबाड़ा हो जाएगा बेचारी कमला हैरिस मैडम का वहाँ की इलेक्शन के अंदर, और उसके बाद भी होता है तो दुनिया सफ़र करेगी, क्योंकि प्राइस ऑफ ऑयल कैन गो थ्रू द रूफ एंड क्रिएट एन इन्फ्लेशनरी स्पाइरल जो कि ग्लोबल इकोनॉमीज को टॉर्पीडो कर सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि दोनों साइड रिस्ट्रेंट दिखाएं, कि दोनों साइड शांति का पथ चुने और ऑफ रैम्प चुने, अपनी अपनी फेस सेविंग पे ना अड़ जाएं इतने हद तक कि दुनिया में जो है गदर छिड़ जाए। और क्योंकि अगर ईरान बुरी तरह से अंडर जाता है, डाउन जाता है, तो क्या चीन और रूस का क्या रिएक्शन होगा, ये भी सोचने की बात है। चीन का बल्क ऑयल ईरान से आ रहा है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा चोट चीन को पहुंचेगी। तो क्या चीन डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा ईरान को बचाने के लिए? ताइवान में उसने एक्सरसाइज ऑलरेडी शुरू कर दी है, जॉइंट स्वॉर्ड बी, राइट, जिसके तहत 152 एयरक्राफ्ट लेके उसने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन पियर्स करने की कोशिश की है ताइवान के। तो क्या वो ताइवान को ब्लॉकेड करेगा या वो फिलीपींस के साथ झड़प करेगा? कुछ ना कुछ तो वो कर सकता है ध्यान बटाने के लिए। और वहाँ नॉर्थ कोरिया में जनाब किम जोंग ऑन जुंग बैठे हैं, जो कि बहुत ही सनकी मिजाज के नेता हैं, और उनका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वो कड़ी धमकी से धमकी दिए जा रहे हैं साउथ कोरिया को कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। अगर ऐसा होता है जैसे मैं कह रहा हूँ साहब, फिर तो ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल जाएगा, और आप इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहना चाहें या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कहना चाहें, जो कुछ भी नाम दें, कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल स्केल पे जा सकता है। दुनिया के लिए यही एक मोहलत होगी कि ऑफ रैंप ईरान को दे दिया जाए।